दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं जो बहुत ही सुंदर इंडस्ट्री है, लेकिन लोग उसे गलत निगाहों से देखते हैं। उसके कुछ कारण भी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के अंदर केवल 2 ही ऐसे व्यवसाय थे जहां पर एक गरीब व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा प्रयास करके, कम पैसे लगा करके अपनी जिंदगी को बदल सकता था और इस दुनिया के अंदर, इस समाज के अंदर एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकता था। पहली इंडस्ट्री है वो है रियल एस्टेट। लेकिन आज रियल एस्टेट में कड़े सरकारी नियम आने के बाद वह इंडस्ट्री एक गरीब व्यक्ति को अमीर बनने का जो सपना था वो पूरा नहीं कर पाती है। रियल एस्टेट के अंदर कम पैसे लगा करके और अपनी स्कीम बना करके बहुत सारा पैसा अर्जित कर लेता था। लोगों को जगह भी मिलती थी, कॉलोनी में डेवलप करके देता था। लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं कि अब उस पर सख्ती कर दी है, जिससे रियल एस्टेट का व्यवसाय डाउन होता हुआ चला जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी एक और ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर बहुत कम पैसे लगाकर आदमी अपने सपनों को साकार कर सकता है, अपने परिवार के सपनों को साकार कर सकता है और बहुत ही कम पूंजी उसके अंदर लगती है। और वह इंडस्ट्रीज है दोस्तों MLM इंडस्ट्रीज, यानी कि नेटवर्किंग मार्केटिंग इंडस्ट्री। यह बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है दोस्तों। इसके अंदर एक गरीब से गरीब व्यक्ति जुड़कर करोड़ों रुपए कमा सकता है, मान सम्मान प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस इंडस्ट्रीज को हमारे भारत देश के अंदर अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता है, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इसके माहौल को खराब कर देते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने अभी तक इस इंडस्ट्री के लिए कोई कठोर कानून नहीं बनाए हैं। अब आकर के कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, जिसके आधार पर बहुत सारी अच्छी कंपनियां इस मार्केट में काम कर रही हैं, जिनमें लोग काम करके अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। आइए आज हम इंडस्ट्रीज के कुछ हानि और लाभ के बारे में बात करते हैं। पहला है अवैध योजना। इस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई जिन्होंने इस इंडस्ट्रीज को अवैध योजनाएं चला करके बदनाम कर दिया, जिससे इसका नाम बहुत खराब हुआ। कोई 2 साल में डबल, कोई 3 साल में डबल, तमाम सारे की पॉन्जी स्कीम लेकर के बहुत सारी योजनाएं आई। लोग लालचवश उन कंपनियों के झांसों में आ गए और अपने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इन कंपनियों में डुबा दिया। इस वजह से इस इंडस्ट्री को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। दूसरा है उत्पादों के मूल्य निर्धारण और सेवा के बारे में। इन कंपनियों के जो उत्पाद होते हैं उनको यदि देखा जाए तो वह लगभग मार्केट रेट से थोड़ा ऊंचे दामों पर होते हैं। तो लोग इस बात पर भी बहुत सारा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। साथ ही जब कंपनी का काम बड़ा हो जाता है, ज्यादा काम चलने लग जाता है, तो यह सेवाएं देने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे उपभोक्ता को सही समय से प्रोडक्ट नहीं मिल पाते हैं। तो इस वजह से भी लोग इसकी आलोचना करते हैं। तीसरा है आत्मसम्मान और रिश्ते खोना। जब कोई व्यक्ति इन कंपनियों के प्लान को लेकर के अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, अपने दोस्तों के पास जाते हैं, तो वह दोस्त और रिश्तेदार हमारे परिचित के होते हैं और पहली बार हमारी बात मान करके इन कंपनियों के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं या इन कंपनियों की जो योजनाएं होती हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन बाद में किसी कारणवश यह कंपनियां बंद हो जाती हैं तो हमारे आपस के संबंध खराब हो जाते हैं और आत्मसम्मान भी चला जाता है। जो लोग पहले हमें अच्छी दृष्टि से देखते थे, अब वह सम्मान नहीं देते हैं। जब भी हमारे आसपास के रहने वाले लोग और रिश्तेदार जिनको हमने इन कंपनियों के प्रोडक्ट दिए थे
या इन कंपनियों की योजनाएं बताई थी, उस योजना के अंदर उन्होंने अपना या तो धन लगाया था या कोई प्रोडक्ट खरीदा था। अब वह कंपनी बंद हो गई है, उसकी सर्विस नहीं मिल पा रही है, तो वह हमारे बारे में और उस संस्था के बारे में कुछ आलोचनाएं करते हैं, जिससे हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। चौथा है शुरुआती संघर्ष और बहुत कम सफलता। दोस्तों, MLM इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि इस इंडस्ट्रीज में शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई कहता है 1 साल, कोई 2 साल, कोई 5 साल, इस प्रकार से लोग बताते हैं। और उसमें भी परसेंटेज का जो सफलता का रेशियो है वो लगभग 1% ही आता है। यानी कि सबसे टॉप पर बैठे हुए लोग वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, उसके बाद उसके नीचे बैठे लोग, उसके बाद उसके नीचे बैठे लोग वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, जबकि जो नीचे सबसे व्यक्ति होता है वह उतने पैसे नहीं कमा पाता है और उसके लिए उन लोगों को बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। इसलिए भी इस इंडस्ट्री की आलोचना की जाती है। 5वां है सरकार द्वारा कोई ठोस कानून न बनाना। दोस्तों, अभी तक सरकार ने इस सुंदर सी इंडस्ट्रीज के लिए जो लोगों की जिंदगी बदल सकती है उसको चलाने के लिए कोई भी ठोस कानूनी नियम नहीं बनाए हैं। इसलिए लोगों के साथ भी गलत होता है। यदि सरकार चाहे तो अच्छे कानून बना करके इस इंडस्ट्रीज को बहुत बेहतरीन बना सकती है, लेकिन अभी कुछ सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और हो सकता है जल्द ही इसके लिए कुछ कानून बना दिए जाएं, तो यह इंडस्ट्री एक प्रकार से लीगल हो जाएगी और लोगों का भरोसा इस पर बढ़ जाएगा। ठोस कानून न होने के कारण भी इसकी आलोचनाएं करते हैं। अब बात करते हैं इसके क्या लाभ हैं। पहला लाभ है कम जोखिम। दोस्तों, इस इंडस्ट्रीज के अंदर थोड़ी सी राशि लगा करके आप अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हो, तो इसमें रिस्क बहुत कम है। यानी आप कोई व्यापार करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो बहुत कम निवेश में इस इंडस्ट्रीज में काम करके बहुत सफल व्यक्ति बना जा सकता है। यह इसका बहुत बड़ा लाभ है। दूसरा है स्किल का डेवलपमेंट। दोस्तों, इन संस्थाओं के अंदर काम करके व्यक्ति अपने स्किल को डेवलप करता है। नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर किसी भी व्यक्ति के अंदर एक ऐसा जोश भर दिया जाता है, इतना प्रशिक्षण दिया जाता है, इतना उसको सकारात्मक कर दिया जाता है कि यदि उसके अंदर कोई भी नकारात्मक चीज है तो वह उसके अंदर से बाहर निकल जाती है। उसको कैसे बात करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, लोगों को कैसे जोड़ना है, अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, ये सारे स्किल्स इसके अंदर समझाए जाते हैं, जिससे अनपढ़ व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर तरह का व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति अपने स्किल को डेवलप कर लेता है। जो स्किल इस इंडस्ट्री के अंदर सिखाए जाते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में या अपने व्यापार में भी उसका अनुसरण कर ले तो वह बहुत सफलतम व्यक्ति बन सकता है, अपने व्यवसाय को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ये इसका बहुत बड़ा लाभ है। तीसरा लाभ है इसका सम्मान प्राप्त करना। दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति इन संस्थाओं के अंदर काम करता है और वह अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर लेता है अपनी मेहनत करके, तो इस इंडस्ट्री के लोग, उसके टीम के लोग, उस संस्था के लोग उस व्यक्ति का बहुत सम्मान करते हैं। बड़ी बड़ी मालाओं से, पुष्पों से, गाड़ियां देकर उसका सम्मान किया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा सम्मान भरा पड़ा है। एक स्टेटस आदमी अपने जीवन का यहाँ पर बना सकता है और बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त कर सकता है। यह इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लाभ है। चौथा है अच्छी आमदनी का स्रोत। दोस्तों, आप कोई भी व्यापार करते हैं, आप कोई भी नौकरी करते हैं, यहाँ पर आप
पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं और पार्ट टाइम करते करते बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। और एक समय ऐसा भी आएगा कि आप यहाँ पर फिर फुल टाइम करने लग जाओगे। तो ये बहुत अच्छा है कि व्यक्ति यहाँ पर पार्ट टाइम काम करके अपने परिवार के लिए एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। कोई डॉक्टर था, कोई कंपाउंडर था, कोई किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर था। आज वो इस इंडस्ट्री से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया और उनकी आमदनी इतनी अच्छी होने लगी कि उन्होंने अपने पुराने व्यवसाय या नौकरी को छोड़ करके इसमें काम करना प्रारंभ कर दिया और आज वह एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो यह भी इस व्यवसाय का एक बहुत बड़ा लाभ है। पांचवा है दोस्तों पैसिव इनकम। इस व्यवसाय के अंदर आपके पास पैसिव इनकम आती रहती है, इसलिए इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छा कहा जा सकता है। यदि हम निष्कर्ष निकालें तो यह इंडस्ट्री अच्छाइयों से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत योजनाएं लेकर के हमारे बीच में आ जाते हैं। जो हमारे परिचित के व्यक्ति होते हैं, हम केवल रिलेशन के आधार पर उनके साथ जुड़ जाते हैं। वो कंपनी कैसी है, कैसा काम कर रही है, उसकी योजना क्या है, वो कितने दिन काम कर पाएगी, वह किस सरकारी नियम के अंदर आती है या नहीं आती है, गवर्नमेंट के रूलों को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम उनके शिकार हो जाते हैं और हमारी जो छवि है खराब हो जाती है। लेकिन इसके अच्छे परिणाम भी हैं। यदि हम सही संस्था का चयन करें, सही इंडस्ट्रीज का चयन करें, सही कंपनी का चयन करें, तो हम इन दागों से बच सकते हैं और अपने जीवन को एक अच्छी ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों, हमें कंपनी का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? यदि आप इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं, इससे अपना कैरियर बदलना चाहते हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हाँ, यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन इन संस्थाओं में जुड़ने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहला फार्मूला है ट्रिपल पी का। ट्रिपल पी यानी कि पी फॉर प्रोफाइल, यानी वो कंपनी की प्रोफाइल चेक करो। वह कंपनी कैसी है, क्या वो आरओसी में लिस्टेड है या नहीं, या उसके अंतर्गत कौन कौन सी गाइडलाइन आती हैं उनका वो पालन करती है या नहीं करती है, उसके मैनेजमेंट के लोग कैसे हैं, कहीं उन्होंने पहले कोई ऐसी कंपनी तो नहीं चलाई है जिस पर उनके ऊपर लायबिलिटी हो। ये सब चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। यदि इन चीजों में वह कंपनी कसौटी पर खरी उतर आए तो आप उस संस्था में काम कर सकते हैं। दूसरा आता है उसका प्रोडक्ट। जिस संस्था में आप काम करने जा रहे हो, उस कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, क्या लोगों को यूज करने लायक है, क्या उसके ओरिएंटेड रिजल्ट हैं, क्या हम उस प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, क्या उसकी कीमत बाजार के प्रोडक्ट के लगभग बराबर है, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है। ये सब हम देख लेते हैं। उसके अलावा उसकी प्रोडक्ट की सर्विस कैसी है वो भी आप देख लेते हैं, आकलन कर लेते हैं उसका, और उस संस्था में आप काम करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। और तीसरा है सबसे अहम, जो ट्रिपल पी का आपको मैंने फार्मूला बताया था, वो तीसरी जो पी है वो है आपका प्लान। जिस संस्था के अंदर आप जिस प्लान में काम कर रहे हैं उसका प्लान कैसा है, क्या हम उसको मार्केट में सेल कर पाएंगे, क्या लोग उस प्लान को स्वीकार करेंगे, कहीं उस प्लान के अंदर बहुत बड़ा झोल तो नहीं है, क्या देखने में वह प्लान सही लगता है, क्या वह प्लान ज्यादा कठिन तो नहीं है, क्या उस प्लान के अंदर कोई अधिक डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं किया जा रहा है, या किसी प्रकार का कोई लालच भरा ऑफर तो नहीं है। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए, उस प्लान का सही स्टडी कर लिया जाए और वो प्लान अच्छा हो, तो आप उस संस्था में काम करेंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। यदि किसी संस्था के अंदर ये तीनों पी आपको मिल जाती हैं, यानी कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान,
तीनों अच्छे हैं तो उस संस्था में काम करके आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि पहले इन संस्थाओं पर किसी प्रकार की गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन अब भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन इन संस्थाओं के लिए बनाई हैं। इसके लिए हमारे भारत देश के अंदर 2 संगठन काम करते हैं। पहला है IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। यह विदेश की 3 कंपनियों ने मिलकर के भारत देश के अंदर पहले स्टार्ट किया था। इसकी 3 कंपनियां फाउंडर हैं, एवॉन है, ओरिफ्लेम है और एम्बे है। इन 3 कंपनियों ने इसको भारत देश के अंदर स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में हिंदुस्तान की कंपनियों ने मिलकर भी एक अपना फेडरेशन बनाया है, जिसको FDSA के नाम से जाना जाता है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। यह फेडरेशन हिंदुस्तान की 4 कंपनियों ने मिलकर बनाया है, यानी कि ये कह सकते हैं कि इसकी 4 कंपनी फाउंडर मेंबर हैं, जिनका नाम है RCM, है ARL, तीसरी है सरसो बिजनेट, चौथी है ट्रांस इंडिया। तो ये 4 संस्थाएं हैं जिन्होंने भारत देश के अंदर FDSA का निर्माण करवाया और बहुत सारी जो कंपनियां हैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर सरकार की गाइडलाइन का पालन करके अपना काम कर रही हैं। तो आप इसकी साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो IDSA और FDSA की मेंबर हैं। उन संस्थाओं में आप काम कर सकते हैं। आज हमने एक नई कोशिश की है कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेरोजगारी है। आज कोरोना के काल में लोगों के पास पैसे का अभाव है, रोजगार लोगों के चले गए हैं, नौकरियां लोगों की जा रही हैं। तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी जिसके अंदर लोग काम करके अपने जीवन